नमस्कार दोस्तों भारत देश की अर्थव्यवस्था, भारत देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां और इस देश के भीतर आर्थिक असमानता की स्थिति, भारत देश के भीतर बहुसंख्यक तबका का हाशिए पर रहना और सामाजिक और आर्थिक तौर पर उसके जद्दोजहद को करते रहना, यानी ये कहे कि लगातार भारत के मुख्य धारा से उनको बाहर रखकर भारत की राजनीतिक सत्ता को प्राप्त कर लेना और इस पूरे की पूरी प्रक्रिया के भीतर कॉरपोरेट की बड़ी भूमिका, यानी ये सारे सवाल कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपने कभी भी भारत के किसी प्रधानमंत्री या न केवल प्रधानमंत्री बल्कि ये कहे कि विपक्ष के नेता या फिर कहे किसी भी नेता को आपने ये सवाल उठाते हुए और भारत को नए तरीके से कैसे बनाया जाए, कैसे गढ़ा जाए, इस दिशा में चिंतन मनन करते हुए आपने कभी देखा नहीं होगा। क्योंकि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने जब आर्थिक सुधार किया तो दुनिया के मानचित्र पर भारत एक बड़े बाजार के तौर पर उभर करके सामने आ गया। एक ऐसा बाजार जिसके भीतर दुनिया के तमाम कंज्यूमर की संख्या जो होती है, उसके भीतर भारत की अपनी जनसंख्या के मातहत जितने पैसे वाला तबका है उसकी संख्या भी इतनी है कि दुनिया के बाजार से जो चाहे जब चाहे भारत में पैसा लगाकर कमा सकता है। यानी ये कहे कि इन्वेस्टमेंट का रास्ता भारत ने दुनिया के लिए खोल डाला। यानी ये कहे कि इस भारत देश के भीतर में जो कॉरपोरेट था उसको बहुराष्ट्रीय यानी मल्टीनेशनल बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़वा दिया। यानी इस भारत देश की इकोनॉमी भी मालामाल हो गई, इस भारत देश की पूंजी के साथ साथ इस देश की पॉलिटिक्स भी मालामाल हो गया। और इसीलिए कोई भी नेता जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत देश के सवालों के उठाते हुए दिखाई दिया, उसने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि भारत देश के भीतर कितनी गहरी असमानता, भारत के भीतर कितना बड़ा तबका, बहुसंख्यक तबका अपने न्यूनतम मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के और उसको मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयासरत है और भारत की राजनीति उसे अनदेखा करती है। ये तमाम सारे सवाल 1991 के बाद से लेकर के अब तक भारत के हर प्रधानमंत्री के साथ आप सबके साथ जोड़ सकते हैं। पीवी नरसिम्हा राव जब पहली बार अमेरिका गए तो अमेरिका में उन्होंने भारत में बदलती हुई इकोनॉमी, खत्म किए गए लाइसेंस राज और इसके साथ साथ यानी भारत के भीतर इन्वेस्टमेंट के रास्ते को दिखाया। यानी ये अब ध्यान दीजिएगा, जिस दौर में मनमोहन सिंह भी तमाम यात्राओं को करते रहे उसके भीतर भी भारत एक बाजार के तौर पर ही रखा गया और रिफॉर्म के ट्रैक को अपनाने की दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कोई कोताही बरती नहीं थी। यानी एक लंबी लिस्ट है भारत देश के प्रधानमंत्रियों की और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत को एक बाजार के तौर पर रखा। दुनिया के सामने भारत के 140 करोड़ देश की आम जनता के उस ताकत के तौर पर, उस ताकत की अगुवाई करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं। इस तौर पर इस नैरेटिव को इस तरह से गढ़ा कि वो खुद इतने ताकतवर है। यानी इस भारत देश के भीतर की कमजोर परिस्थितियां, उनके साथ इस भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को कब जोड़ा, तो हो सकता है कि आपके जहन में एक नाम इंदिरा गांधी का भी आ जाए। वो 1991 से पहले की परिस्थिति होती है, उस दौर में समाजवाद का जिक्र हुआ करता था। उस दौर में भारत न्यूनतम मूलभूत जरूरत की लड़ाई लड़ रहा था। जो अमेरिका की यात्रा भी इंदिरा गांधी ने किया था तो उस समय में 2 सवाल थे। वो 2 सवालों के आसपास फूड डेवलपमेंट के तौर पर और अमेरिका से कैसे मदद मांगी जाए, और जब वो आखिरी दौर में आई तो उस दौर में उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जिक्र किया था। लेकिन सवाल उठता है कि पहली बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिन सवालों को अमेरिका के भीतर मुद्दों के जरिए उठाने की कोशिश की, शायद वो एक संकेत है, वो एक इंडिकेशन है। देश में बीते 30-40 सालों की जो भी 3-4 दशकों की इकोनॉमी या पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो रास्ता तैयार किया गया और भारत देश को एक बाजार के तौर पे रखा गया, उसके भीतर क्या ये पूरी सोच बदल देगी? क्योंकि एक नैरेटिव बीते 10 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास इस देश के भीतर और दुनिया के मानचित्र पर यही सर पर दौड़ता रहा कि भारत 140 करोड़ लोगों का देश है और सबसे ताकतवर बहुमत के साथ खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री है। और इसीलिए उनकी तमाम यात्राओं के साथ देश के कॉरपोरेट का नेटवर्क का बढ़ जाना, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आर्थिक समझौते जो भी हुए, जितने भी हुए, उसकी फायदा कॉरपोरेट को पहुंचना और भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर कैसे बीते 1 दशक के भीतर मालामाल होते चली गई, आज इस बात को कहने की जरूरत नहीं। आज तो सवाल इस बात की है कि जो रेखा 1991 से शुरू हुई
वो 2014 तक आई। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस नैरेटिव को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद के साथ जोड़ करके डेवलप किया, आज राहुल गांधी उससे हट करके जिस अंदाज में, जिस नए क्लेवर में भारत को रखना चाहते हैं, उसमें पहली बार सवाल कॉरपोरेट का नहीं है, पहली बार सवाल इन्वेस्टमेंट का नहीं है, पहली बार सवाल इस देश के उस इकोनॉमी का नहीं है जिस इकोनॉमी के आश्रय आम जनता की भागीदारी है होती ही नहीं है। पहली बार सवाल इस भारत देश के भीतर आर्थिक असमानता और आर्थिक समानता लाने की प्रयासों का होता है। यानी ये कह के पहली बार सवाल इस भारत देश के भीतर पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनका जिक्र करते हुए इस देश की हकीकत, इस देश की सच्चाई को दुनिया के सामने रखने या खुद भारत की राजनीतिक पटल पर रख करके उनको मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए, इन सारे बातों का जिक्र होता है। जो भारत देश के भीतर घट रहा है वो दुनिया के तमाम देशों के भीतर तुरंत पहुंच जाता है, क्योंकि आप सूचना क्रांति से बात आगे निकल गई है। यानी ये कहे कि अब सोशल मीडिया के दौर में हम लोग जो जी रहे हैं, उस दुनिया के किसी भी हिस्से की कोई भी घटनाक्रम आप छुपती नहीं है, हर सेकंड में पहुंच जाती है। तो भारत देश के भीतर की राजनीतिक परिस्थितियों के भीतर कितनी पैनी नजर दुनिया के उन ताकतवर लोगों या फिर क्या उन ताकतवर देशों की होती है जो भारत देश की राजनीतिक सत्ता के भीतर रुचि रखते हैं, यह तो पहले इस बात को आप समझ लीजिए। और इसी समय में भारत देश के भीतर लोकसभा का चुनाव हो रहे हो, या फिर जिन सवालों को भारत देश के भीतर जाति जनगणना, कास्ट सेंसस या फिर तमाम सारे सवालों के आश्रय इस भारत देश के एक डेमोग्राफी को खुले तौर पर पारदर्शिता के साथ रखने का प्रयास सियासी तौर पर, वह भी मुख्य धारा की राजनीति के भीतर देश के तमाम प्रतिपक्ष नेताओं के तौर पर राहुल गांधी अब इस बात को रख रहे हैं। यदि इन सारे सवालों को अब अमेरिका के भीतर जाकर के कह रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो इस दौर में यहाँ पर यह भी उठने लगा है कि जो नैरेटिव 1991 के बाद से इकोनॉमी रिफॉर्म और मार्केट इकोनॉमी का जो बनाया गया, तो जो 1991 के बाद से जो नैरेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए 140 करोड़ देश की जनता की अगुवाई करने वाले इस भारत देश के प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को नरेंद्र मोदी ने जैसे रखा, उसमें पहली बार विपक्ष के नेता राहुल गांधी बिना किसी ताकत के, यानी ये कहे कि उनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है राजनीतिक तौर पर जहां पर वो ये फैसला ले और चीजें इंप्लीमेंट हो जाए, लेकिन इस ताकत को वह उस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से जाकर के जोड़ दिया है जिस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चाहे तो इस भारत देश की राजनीतिक सत्ताओं को एक झटके में पलट सकती है। यानी ये संदेश अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लगातार पहुंच रहा है, और शायद इसी का असर है कि बीते दिनों कम से कम नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में कम से कम एक दो नहीं बल्कि आधे दर्जन से ज्यादा निर्णय जो सरकार ने लिया उसको या तो वापस ले लेना पड़ा या यूटर्न लेना पड़ा या उसको बदल डाला। ये तमाम मामलों में चाहे लेटरल सीधी भर्ती हो, उसके भीतर भी आरक्षण का मसला उठने लगा। वक्फ बोर्ड का मसला क्यों ना हो, जो मुस्लिम जो उसका वक्फ बोर्ड का मामला था, भारतीय जनता पार्टी को संसदीय कमेटी के पास भेजना पड़ा उसको जेपीसी के अंदर। इस भारत देश के भीतर में जो पैरेलल सोशल मीडिया, उसके भीतर बंदिश लगाने के लिए, उसको चुप कराने के लिए जो बिल लाने की तैयारी कर रही थी, ब्रॉडकास्ट बिल, उससे सरकार को पीछे कदम हटाना पड़ा, क्योंकि कोई संवाद सरकार ने मौजूदा समय में बनाया नहीं था। यानी करीब आधे दर्जन से अधिक निर्णय यदि नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में बदल गए, जो इससे पहले एक भी निर्णय नहीं बदलता था। तो एक सवाल मौजूदा वक्त में यह भी होता है कि दुनिया अब विपक्ष के नेता राहुल गांधी को क्या इस रूप में देखने लगी है कि क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी अब कोई सांसद नहीं है। इससे पहले वो गए थे तो बतौर सांसद गए थे, और उसमें भी उनकी सांसदी इस भारत देश के भीतर में छीन ली गई थी, और संसद के भीतर दिया गया भाषण जिसके भीतर अडानी का जिक्र हुआ था तो उसको स्पंज कर दिया गया था, चौक कर दिया गया था। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, यानी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर समूचे दलों की अगुवाई करने वाले इस देश के भीतर जितने सारे सवालों को उठा रहे हैं उसको अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर कह रहे हैं विपक्षी नेता राहुल गांधी। तो इसका पहला मैसेज यही जाता है कि भारत को जिस नजरिए से आप देखते रहे, अब उस नजरिए को आपको बदल डालना होगा, क्योंकि भारत देश के लोग खुद चाहते हैं जिसमें भागीदारी एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, गरीब,
90% के आसपास ऐसे लोग हैं, तो 10% के हिंदुस्तान से हट करके आपको 90% के उस भारत को देखना समझना होगा। ये मैसेज अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गया। यहाँ पर एक सवाल कोई भी पूछ सकता है कि दुनिया के ताकतवर लोग या फिर दुनिया के ताकतवर देश जो दुनिया के राजनीतिक सत्ता को भी पलटने की ताकत रखते हैं, क्या वो उनको ये बात रास आएगा? क्या उस हकीकत को वह नहीं समझेंगे कि भारत एक इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा बाजार था, वो बाजार उनके हाथों से छिन रहा है और वो चाहेंगे इस दौर में कि वह उनकी अपनी नीतियों को भारत के भीतर लागू कराने की दिशा में जो वर्ल्ड बैंक और IMF काम करता है वो काम रुक जाए? ऐसा संभव होगा? क्योंकि जब वो लोन देता है IMF या वर्ल्ड बैंक, तो वो अपने बहुत सारे नीतियों को थोपता है कि आप इसको लागू करवाइए। उन परिस्थितियों के भीतर एग्रीकल्चर रिफॉर्म आता है, लैंड रिफॉर्म आता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। इस भारत देश के भीतर में किस दिशा में अभी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर है, तो उस दिशा में कितनी पूंजी कैसे चाहिए, वो चाहता है कि भारत उस बाजार के तौर पर है। तो फिर क्या? ऐसे में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जिन सवालों को अब अमेरिका के भीतर उठा रहे हैं, उसमें पहली बार वो नैरेटिव सेट हो रहा है जो नैरेटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विदेश यात्राओं के दौरान लगातार बनाया था। क्योंकि उस समय में राहुल गांधी जब वहां पहुंचे, तो कुछ इसी तर्ज पे उनका स्वागत हुआ जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होता था। ये अलग मामला है कि दुनिया के तमाम देशों में हिंदू स्वयंसेवक संघ के अलग अलग जगहों पर चैप्टर होता है और उनकी मौजूदगी उनकी बहुत शानदार तरीके से किसी भी कार्यक्रम को करवाती है। लेकिन ऐसे में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अमेरिका के यात्रा के दौरान ये एहसास आम लोगों के साथ जुड़ा कि वो नेता प्रतिपक्ष और आने वाले समय में वो नेता देश के भी बन सकते हैं, यानी ये कह कि प्रधानमंत्री भी क्या बन सकते हैं भारत देश के राहुल गांधी। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि दुनिया के भीतर में, दुनिया के तमाम देशों के भीतर, अमेरिका के भीतर भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को काफी महत्व दिया गया। भारत में संसदीय चुनाव नेता प्रतिपक्ष को लेकर के नहीं होता, लेकिन दुनिया के अधिकतर देशों के भीतर विपक्ष का कौन नेता बनेगा उसकी भी एक काफी महत्वपूर्णता रहती है। और इस समय तो शायद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की मौजूदगी भारत देश के भीतर की उस राजनीति को एक नई दिशा दे रही है जो राजनीति अलग अलग राजनीतिक दलों के जरिए भटकने लगी थी। तो आज लगता है, पहले वो छोटा सा एक क्लिप देख लीजिए जो राहुल गांधी का स्वागत हुआ अमेरिका के भीतर। ये कहे कि बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक पहली यात्रा होती है, लेकिन इस समय को आप समझिए इस रूप में भी क्योंकि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो इतने देश घूमे कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री अब तक इतनी विदेश की यात्रा कभी भी नहीं कर पाया जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश की यात्रा की। पिछले दिनों वो ब्रुनई भी गए, जहाँ की कुल जनसंख्या महज 4.5 लाख है और सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी जिस चकाचौंध के साथ, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, नजर आई। ऐसी यात्राएं और ऐसा जश्न और ऐसा जलवा इससे पहले किसी भी देश के प्रधानमंत्री का रहा नहीं। लेकिन फिर एक पल के लिए आप ध्यान दीजिए, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री भारत देश के थे उस समय विपक्ष के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मौजूदगी थी और वह अपनी यात्राओं के भीतर जिन बातों को रखते थे, जो बातें करते थे, वह बातें उसी आर्थिक सुधार के बाद भारत देश के इन्वेस्टमेंट और आने वाले समय में भारत देश को बहुत बड़ा बाजार बनाने की दृष्टि से कैसे संभव है, इसी दिशा में बात आगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता किया करते थे 2004 से लेकर 2014 तक। उससे पहले यदि आप जाइएगा तो जब अटल बिहारी वाजपेयी का दौर था तो उस समय में कांग्रेस के भी नेता इन्हीं सारे बातों का जिक्र किया करते थे कि भारत देश के भीतर फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, लेकिन हम आएंगे तो इकोनॉमी रिफॉर्म की कौन सी दिशा होगी। और पीवी नरसिम्हा राव के दौर को भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो उस समय में भी सत्ता और विपक्ष के नेता के तौर पर इन्हीं सारी बातों का जिक्र हुआ करता था। लेकिन ऐसा पहली बार है जब इस भारत देश के भीतर में एक पॉलिटिकल लाइन, एक राजनीतिक करवट ले रही है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत देश की बदलती हुई इस राजनीति के ऊपर बहुत पैनी नजर अंतर्राष्ट्रीय मंचों की होती है। वो ये बात समझ रहे हैं कि यदि भारत को देखने का दृष्टिकोण 180 डिग्री में आमने सामने आकर के खड़ा हो चला है, तो ये किस दिशा में आने वाले समय में भारत देश को लेकर के अपने आप को रखे, ये सारे सवाल उनके मन में भी होगा। आज आपको एक पल के लिए एक छोटा सा हिस्सा दिखाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव 1992 में जाते हैं
उन्होंने एक कॉरपोरेट एक इकोनॉमी रिफॉर्म का जिक्र करते हैं। उसके बारे में उन्होंने जानकारी दिया कि हमने लाइसेंस राज खत्म कर दिया, जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने सैकड़ों कानून हटा दिए जो अंग्रेजों को दौर से चले आ रहे थे। लाइसेंस राज सबसे पहले अमेरिकी जमीन पर जाकर के पीवी नरसिम्हा राव ने कहा था, हमने खत्म कर दिया। उसके बाद वो टेलीकॉम सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के आश्रय 1994 के भीतर अमेरिका पहुंचे थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी हिस्टोरिक विजन डॉक्यूमेंट जो अमेरिका के साथ मिलकर के उन्होंने तय किया था, वो अभी पूरा इकोनॉमी रिफॉर्म को लेकर के ही था। यानी ये कहे कि मनमोहन सिंह रिफॉर्म के तो मास्टर थे और रिफॉर्म के माइंड ब्लास्टर। और इसी प्रक्रिया के भीतर डील भी हुआ अमेरिका के साथ। और इंदिरा गांधी को दौर को जब आप याद कर रहे थे तो आपके सामने जो जिक्र किया फूड डेवलपमेंट और एंड तक का जिक्र, हमने 1970 के दशक की बात कर रहे हैं, जब भारत की अपनी खाद्यान्न की स्थिति बहुत खराब थी और उसके बाद भारत ने एक ग्रीन रेवोल्यूशन देखा था। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया और उस समय जब 1984 के भीतर उनकी हत्या हो गई इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो 1985 में अमेरिका ने एयर ऑफ इंडिया रखा। राजीव गांधी उसके बाद टेक्नोलॉजी के आश्रय कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ले जाना है, इस दिशा में आगे बढ़े। यानी गौर कीजिए इस पूरी यात्रा के भीतर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यदि आप जिक्र कर लीजिए तो इनके दौर का उपलब्धि जो अमेरिका के साथ रही उसके भीतर डिजिटल इंडिया की रही है। फेसबुक का सपोर्ट मिला, माइक्रोसॉफ्ट ने 5 लाख गाँव को चुना, वाईफाई कैसे वहां तक पहुंचाया जाए। क्या ये एप्पल का भी मान लीजिए प्रोडक्शन शुरू हो गई तो डिजिटल इंडिया की सोच इस दौर में रखी गई और डिजिटली भारत बहुत ज्यादा दुनिया के कई देशों को मात देने की स्थिति में से, इस बात से इनकार नहीं हो सकता। लेकिन सवाल इस भारत देश की रीढ़ का होता है, सवाल इस देश का रीढ़ और रूट्स का होता है। और जिन मुद्दों के आश्रय इस भारत देश के भीतर हाशिए पर पड़े हुए लोग थे, कोई कल्पना कर सकता था कि नेहरू गांधी परिवार की लेगेसी को लिए हुए राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम उस पॉलिटिकल फिलॉसफी को एक झटके में पलट देंगे और एक झटके में ही इस भारत देश के उन लोगों के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे जो लोग इस बात को सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी जाति और उनकी समुदाय के नाम पर इस देश में खड़े हुए राजनीतिक दलों ने इस दौर में सत्ता तो पाई लेकिन उनके बूते और उनकी आर्थिक स्थिति त्रासदीदायक ही बनी। ये किसी ने इस दौर में सोचा नहीं था। अब इन्हीं सारे बातों का जिक्र अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राहुल गांधी करते हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, अब इस देश की राजनीति की बदलती हुई नैरेटिव की बीते 10 साल या फिर कहीं बीते 3-4 दशकों की पूरे फिलॉसफी को एक झटके में पलटने की ये प्रक्रिया है जो अपने आप में शायद एक नायाब स्थिति या नायाब कोशिश है दुनिया के लिए भी और भारत के लिए भी। दुनिया के भीतर जनता तैयार हो रही है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कास्ट, इस तरीके से कास्ट सेंसस, इस देश के कास्ट सेंसस के लेकर के मुश्किल हालात, भारत देश के डेमोग्राफी क्या ये भी नहीं पता होता है। आखिर क्या कुछ कहते हैं राहुल गांधी, किस रूप में किन किन बातों का जिक्र करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर, वो देखिए एक पल। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पे ये सवाल जब उठा रहे थे तो हो सकता है कि दुनिया के विकसित देशों के सामने जो एक कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को लेकर के जो एक स्टेगनेंट स्थिति आ गई है और लगातार ये बात कहा जा रहा है कि डॉलर भी कितना कमजोर आने वाले समय में हो सकता है और पेट्रो डॉलर की जो परिस्थिति थी उसके भीतर की जो टकराव थी उसी ने इस दुनिया को एक हिसाब से ये कहे कि लड़ाई या फिर युद्ध की दृष्टि की तरफ धकेला भी है। यानी ये कहे कि एक जब नई दृष्टि भारत के उस बाजार, उस पूंजी, उस इन्वेस्टमेंट, उस कॉरपोरेट और दुनिया के रईस लोगों में भारत के कॉरपोरेट उसका शामिल होने की परिस्थिति के बावजूद भी यदि इस भारत देश की असल हकीकत इस दौर में यदि आ रही है तो एक बात और समझ लीजिए कि वर्ल्ड बैंक हो या फिर IMF हो, जब वो भारत को ये बात बताता है कि यहाँ की विकास दर इतनी है तो उस विकास दर में भारत के असंगठित क्षेत्र के कोई भी डाटा न होने की परिस्थितियों का जिक्र होता नहीं है उसके भीतर। यानी ये कहे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भीतर जो भारत के 93% लेबर लगा हुआ है, जो मजदूर लगा हुआ है, उसकी माली स्थिति कैसी है, उसको सामाजिक सुरक्षा दे पाने की स्थिति में हमारा सिस्टम, हमारी सरकार है या फिर नहीं है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं होती। और कोविड काल के बाद जब करीब करीब 12 करोड़ मजदूर जो प्रवासी मजदूर थे अपने अपने राज्यों के भीतर लौट गए, उन सारे राज्यों से कई मजदूर वापस काम पर जाने को तैयार नहीं थे और इस दौर में संयोग से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ढहढहाने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक गया, लोग एग्रीकल्चर पर या कृषि पर और ज़्यादा निर्भर हो गया। अब सरकार ने माना कि मनरेगा का बजट
उसको बढ़ाना पड़ेगा उस दौर में। और मनरेगा में जितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं उनको भी सरकार जॉब कार्ड दे पाने की स्थिति में नहीं होती है, उतना बजट दे पाने की स्थिति में नहीं होती है। यानी ये कहे कि इकोनॉमी दो हिस्सों में लाकर भारत देश को खड़ा कर रही है और उन दोनों हिस्सों के भीतर कितनी बड़ी असमानता है, इसका जिक्र क्या भारत देश के कोई नेता देश के भीतर भी नहीं करता था इससे पहले? अब तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ये सवाल यदि उठने लगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा, जो दो दृष्टिकोण बीते 10 साल में रखा गया भारत के भीतर, क्या वो नैरेटिव अब टूट रहा है? क्या उस नैरेटिव की जमीन पर वो मीडिया पत्रकार खड़ा है जिस मीडिया ने सरकार के लिए ही सारे राग 10 सालों में गाए, और जिस तरीके से भारत देश के भीतर सामने चीजों को रखा उसके भीतर इस भारत देश की सच्चाई छुपती चली गई? क्योंकि इस भारत देश की हकीकत की जैसे मुख्यधारा की राजनीति से भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने रखा, उसके बाद भारत जोड़ो नया यात्रा को रखा, उसके बाद इस देश में राजनीतिक की पलटने की सिलसिला शुरू हो गई और उस रीजनल फोर्सेस को भी चेता दिया कि यदि आपके साथ ये खड़े हैं तब तो हम आपके साथ हैं, अन्यथा आपके साथ नहीं है। ये तमाम परिस्थिति इससे पहले कांग्रेस के किसी नेता को लेकर के कहां थी इस देश के भीतर? कांग्रेस के नेता अक्सर अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच लार्जर देन लाइफ हुआ करता था। वो चाहे गांधी परिवार को भी आप देख लीजिए, लेकिन पहली बार दूसरी राजनीतिक पार्टी भारत देश के भीतर, तो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो,